हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का नेचुरल साइंस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग अपनी सीरीज शुरू की है जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जानकारी ले रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोगों ने हेलो एरिन्स के बारे में शुरुआत की है। तो हेलो एरिन्स की हमने प्रिपरेशन की जानकारी ले ली थी, किस प्रकार से हेलो एरिन बनाए जा सकते हैं। आज हम आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं, जो टॉपिक होता है, उसके हम जानकारी देंगे। तो वीडियो स्किप न करेंगे और पूरी वीडियो देख करके आप इसमें समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हेलो एरिन्स को बनाने के लिए अलग अलग प्रोसीजर्स वर्क करते हैं। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हेलो एरिन्स बनाने के लिए किसके द्वारा, बाई डाई एजोनियम सॉल्ट के द्वारा। तो जब बात है डाई एजोनियम सॉल्ट होता क्या है, पहले इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो जो डाई एजोनियम सॉल्ट होता है ये एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसको हम बनाते हैं एनिलीन के द्वारा। एनिलीन में जो यूज किया जाने वाला एनिलीन मतलब NH आप देख सकते हैं हमारा एरोमेटिक है, इसमें नाइट्रोजन का कंपाउंड है। तो नाइट्रोजन जो दिया गया उस नाइट्रोजन के कंपाउंड लेंगे, वो हो सकता है एनिलीन में आप NH2 ले सकते हैं। ठीक है, इसके आधार पर जब ये चीजें रहेंगी तो इसमें हम किस प्रकार से रिएक्शन करवा करके डाई एजोनियम सॉल्ट को में कन्वर्ट करेंगे, यही पहले हम लोग जानकारी लेते हैं डाई एजोनियम सॉल्ट बनाया कैसे जाता है। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर डाई एजोनियम सॉल्ट। तो बाई डाई एजोनियम सॉल्ट से हम इसको प्रिपेयर करेंगे कि हेलो एरिन कैसे बनेगा। लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि डाई एजोनियम सॉल्ट बनता कैसे है और डाई एजोनियम सॉल्ट बनाने के प्रोसेस को कहा क्या जाता है। तो ध्यान रखिएगा डाई एजोनियम सॉल्ट के बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो डाई एजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, क्वेश्चन बनेगा हाउ टू मेक या प्रिपेयर डाई एजोनियम सॉल्ट। तो डाई एजोनियम सॉल्ट बनता कैसे, पहले इसकी जानकारी ले लेते हैं। तो डाई एजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास नाइट्रस एसिड होना चाहिए। ठीक है, और नाइट्रस एसिड के साथ साथ आप क्या लगाएंगे, आपके पास सोडियम नाइट्रेट होगा जो एमीन के रूप में काम करेगा, जो बाद में एमीन के काम करना शुरू करेगा। और साथ ही साथ में HCl का एक सोल्यूशन लिया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे इसको बनाने के लिए पहले हम सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, हमने सोडियम नाइट्रेट लिया और इस सोडियम नाइट्रेट को क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। और कितने पर रिएक्ट करवाएंगे, जब आप इसको 273 केल्विन अर्थात कह सकते हैं कि लगभग 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास को गर्म करते हैं, तब ये क्या बना देता है, तब इसके द्वारा बनता है। ध्यान रखिएगा कि Na यहां से अलग होगा, H इसके साथ Na इसके साथ और Cl इसके साथ अलग हो जाए, क्या बना देगा ये NaCl और प्लस क्या बचेगा NO2 ये है और Cl यहाँ पे है, तो पूरा क्या बन जाएगा HNO3। क्लियर हो गया। तो हमने Na इसका लिया, इसका Cl ले लिया, क्या हो गया NaCl, सोडियम क्लोराइड बन गया। इसका NO2 बना हुआ था, इसका H बना क्या बना HNO3, इसको क्या है नाइट्रिक एसिड ये बनेगा। तो ये बन गया नाइट्रिक एसिड। जब तक आप नाइट्रिक एसिड नहीं बनाएंगे, और इसको हम क्या नाम देते हैं सोडियम क्लोराइड, तो आपको नाइट्रिक एसिड बनाना पड़ेगा। अगर है तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं डाई एजोनियम सॉल्ट के लिए कि किस प्रकार से नाइट्रिक एसिड बनेगा, तो क्या करेंगे सोडियम नाइट्रेट का यूज करेंगे। और सोडियम नाइट्रेट का यूज करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे। इसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाने के बाद ये रिएक्शन कंप्लीट होती है और जब आपका बन जाता है नाइट्रिक एसिड, तो इसी नाइट्रिक एसिड का हम लोग यूज करने वाले अगले प्रोसीजर में, जिसके बाद आप क्या बना लेते हैं डाई एजोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो अब होगा क्या, इसे प्रिपेयर करने के बाद हम एक एरोमेटिक कंपाउंड लेंगे जो इस पे लगा होगा NH2, जिसको हम लोग नाम क्या देते हैं, कंपाउंड इस प्रकार के जब भी कभी भी बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लगा होता है तो इसको पढ़ा जाता है एनिलीन। क्या नाम इसका, एनिलीन है। अब इस एनिलीन को क्या करेंगे, याद हो तो हमने यहाँ क्या निकाला है HNO3 निकाल रखा है। तो अब इस HNO3 को यहाँ पे पुट आउट करेंगे। तो जो बना आपका HNO3 बना, सॉरी HNO2 निकलेगा, नाइट्रस एसिड, सॉरी तो हो गया नाइट्रस एसिड। ठीक है, हाँ। तो सोडियम नाइट्रेट को क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के थ्रू 73 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे और जैसे इसको गर्म किया जाएगा तो बना देगा सोडियम क्लोराइड और नाइट्रस
एसिड निकलेगा। और यहाँ पे लिया जाने जो नाइट्रस एसिड है इसको यहाँ पे पुट आउट करेंगे और इसी नाइट्रस एसिड के साथ हम क्या रिएक्ट करवा देंगे, HCl। और जब इसको HCl के साथ रिएक्ट करवा देते हैं तो HCl रिएक्ट करवाने के बाद आपके पास एक कंपाउंड निकलेगा, उसी कंपाउंड को क्या कह देते हैं, डाईएजोनियम सॉल्ट के रूप में बाहर निकलेगा। होगा क्या कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा पूरी तरह से। जैसे आज तक होता आया है कि यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन CH3 लगता था तो CH3 से हाइड्रोजन निकल जाता था। ठीक उसी तरीके यहाँ से हाइड्रोजन क्या करेगा, रिमूव होकर के बाहर आएगा और हाइड्रोजन यहाँ पे निकलेगा और यहाँ पे जो N है इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, और इसके साथ जो बचा हुआ यहाँ पे Cl निकल जाएगा, क्या बचेगा, इसका NO2, इसका H यहाँ से बाहर, Cl इधर और H इसका इधर। तो यहाँ से एक H ये H और ये H पूरी तरह से क्या हो जाएगा, बाहर की ओर निकल जाएगा। इसमें से जो O है वो भी क्या करेगा, बाहर की ओर निकल जाएगा और यहाँ पे Cl इस जो भी रहेगा ये यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। अर्थात बनेगा क्या, ये डाईएजोनियम सॉल्ट में ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड, इस एरोमेटिक कंपाउंड के साथ नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन और Cl, ये जो Cl है इसके साथ या इसको रिप्लेस करके यहाँ अटैच हो जाएगा। ये जो नाइट्रोजन है यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, ये हाइड्रोजन और इसमें से एक ऑक्सीजन निकल के क्या बना देगा, वो वाटर। ये सिंपल कहते पूरा ऑक्सीजन निकल करके वाटर का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ बन जाएगा H2O। ये होगा प्रिपेयर। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, डाईएजोनियम सॉल्ट के रूप में इसको पढ़ा जाता है। इसको बैलेंस अगर किया जाए तो यहाँ पे 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बैलेंस। क्लियर। ध्यान रखें डाईएजोनियम सॉल्ट बनाया कैसे जाता है। तो पहले क्या करेंगे, सोडियम नाइट्रेट लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे 273 डिग्री सेल्सियस केल्विन पर, 273 केल्विन पर हीट करेंगे। हीट करने से NaCl अलग होगा और HNO2 अलग होगा जो नाइट्रस एसिड के नाम से जाना जाएगा। इस नाइट्रस एसिड को क्या करेंगे, हम एनिलीन के साथ अगर किसी एरोमेटिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो HNO2 जो है और HCl जो है यहाँ से हाइड्रोजन अलग होकर के वाटर के लिए निकल आएगा, ऑक्सीजन वाटर में चला जाएगा, वाटर के लिए रिक्वायर कर जाएगा। फिर Cl और यहाँ का N क्या करेगा, इसको रिप्लेस करके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो ये जो आपका पूरा का पूरा कंपाउंड बना इसको क्या कह देते हैं, डाईएजोनियम सॉल्ट। ध्यान रखें किसके ऊपर पॉजिटिव, तो यहाँ पे वाला नेगेटिव रहेगा और ये वाला क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। इसलिए हमको पता चल जाएगा कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव अटैच करवाना है और क्या क्या चीजें बनेंगी। और एक बात ध्यान रखिएगा, इसके कुछ फीचर्स हैं तो कैरेक्टर ध्यान रख लीजिए, नोट याद कर लीजिएगा। पहली चीज तो ये कि जो डाईएजोनियम सॉल्ट है ये क्या होता है, इसे हम एक अनस्टेबल तरीके से यूज करते हैं। इसको अनस्टेबल तरीके से यूज करते हैं क्योंकि कोई फिक्स नहीं होता, ये हमेशा बदलता रहता है अलग अलग कंपाउंड के रूप से। तो ये क्या होता है, पहला इट इज अनस्टेबल, ये अनस्टेबल कंपाउंड है और अनस्टेबल कंपाउंड होने की वजह से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको किसी न किसी तरीके से चेंजेस किया जा सकता है। और दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, इसका यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरिन्स। तो ये इसको हैलोएरिन्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। और जब आप हैलोएरिन्स बनाते हैं तो एक चीज और ध्यान रखेंगे कि ये जो पूरा हमने दे रखा है NaNO2 HCl, ये पूरी प्रोसीजर होती है, इससे जो हमारा बना नाइट्रस एसिड और सोडियम क्लोराइड, इस पूरे के पूरे रिएक्शन को हम लोग एक नाम देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं डाईएजोनिएशन। ठीक है, डाईएजोनिएशन के नाम से जाना जाता है। इसे हम डाईएजोनिएशन के नाम से जानते हैं ताकि ये पूरा का पूरा एरिजिनेट कर सके। तो ये रिएक्शन पूरी इस प्रकार से कंप्लीट होती है। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, यहां जब हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे किसके द्वारा, डाईएजोनियम सॉल्ट के द्वारा, जो बोर्ड एग्जामिनेशन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला कॉन्सेप्ट होता है जिसको लोग क्या कहते हैं, सैंडमायर रिएक्शन। तो सैंडमायर रिएक्शन के द्वारा इस चीजों को किया जाएगा। तो इतना आप करेंगे। हम इसके बाद आगे बात करते हैं कि कैसे डाईएजोनियम सॉल्ट सैंडमायर अपक्रिया में, कैसे सैंडमायर रिएक्शन में वर्केबल करती है। तो इसमें आप नोट्स तैयार करेंगे, हम लोग आगे फिर बढ़े। तो डाईएजोनियम सॉल्ट के द्वारा हम यहाँ पे दो चीजों को बनाने की कोशिश करेंगे। एक बनाएंगे क्लोरो
एरिन्स और दूसरा बनाएंगे ब्रोमो एरिन्स। कैसे प्रिपेयर किया जाता है आइए देखते हैं। फिर पहले हम बनाएंगे, कोशिश करेंगे क्लोरो एरिन, क्लोरो एरिन्स। तो क्लोरो एरिन्स बनाने का तरीका क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पे डाइएजोनियम सॉल्ट लेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी बना चुके हैं डाइएजोनियम सॉल्ट के लिए। तो अब यहाँ पे हम लोग लेंगे डाइएजोनियम सॉल्ट, ये हो गया। और डाइएजोनियम जो सॉल्ट लिया जाएगा, उस डाइएजोनियम सॉल्ट के साथ हम क्या क्या चीज यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला क्या होता है डाइएजोनियम का, N ट्रिपल बॉन्ड NCl, अगर Cl के लिए ले रहे हैं तो ठीक है। Br का होगा, Br के लिए होगा, वो बात की जाएगी। यहाँ पे कोई ना कोई X लगा होना चाहिए, वो कोई भी हो सकता है। तो हमने ले लिया N ट्रिपल बॉन्ड NCl माइनस, ये अब रिएक्शन हुई, तो इसे हम लोग कहते हैं डाइएजोनियम सॉल्ट। अब जब ये डाइएजोनियम सॉल्ट है, इसमें क्लोरीन लगे, इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे बेंजो, इसका नाम है बेंजीन, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो हमने क्या लिया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लिया। अब इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ हम यहाँ पे यूज करने वाले दो कैटलिस्ट, और जो कैटलिस्ट यूज किया जाएगा, ये कैटलिस्ट दो तरीके से काम करते हैं, ध्यान रखिएगा। एक तो सैंडवायर अभिक्रिया में करेगा ही करेगा, साथ ही साथ हम इसके एक और अनुरूप लेंगे और उसको हम लोग यूज करेंगे गॉटरमैन रिएक्शन में, ठीक है। तो ये रिएक्शन में क्या होने वाला है, तो हम जब डाइएजोनियम सॉल्ट के साथ क्या लिया जाएगा, Cu2Cl2, कॉपर क्लोराइड लिया हमने। और जब कॉपर क्लोराइड लिया जाएगा, और इसके साथ साथ एक चीज और आप इसमें प्रिपेयर करेंगे, एक एसिड होगा जिसका नाम क्या होगा, HCl। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज किया जाएगा, और जैसे आप इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे, तब ये क्या बना देगा, अगर यहाँ पे अपने Cl लिए तो क्या करेगा, ये पूरा पूरा रिप्लेस होकर बाहर निकल आएगा, और जो ये Cl है यहाँ पे अटैच्ड कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये बनेगा Cl और प्लस बाहर आ जाएगा N2 के रूप में, यह बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। इसमें तो आपने देखा कि भाई किस प्रकार से ये चीजें बनी। हमने क्या किया, यहाँ पे डाइएजोनियम सॉल्ट एक लिया, और डाइएजोनियम सॉल्ट कौन सा है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसको कॉपर क्लोराइड और HCl के साथ रिएक्ट करवाया, और रिएक्ट करवाने के बाद क्या बना लिया यहाँ पे रिएक्शन, जो इसका नाम क्या है, क्लोरो बेंजीन। और वो किस प्रकार का, हेलो एरिन्स का एग्जांपल है। तो क्या बना दिया इसको, हेलो एरिन्स के रूप में ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर चर्चा की जाए तो भाई, अगर हम बना रहे थे CuCl2 के साथ HCl लगाया, तब क्या बना, क्लोराइड बना, और सॉरी हेलो एरिन्स, ये लिखते हैं बेंजीन क्लोराइड। तो ये बेंजीन जो क्लोराइड बना, इसी तरीके से और बनाना चाहे तो ध्यान रखिए, इस पे आप बेंजीन क्लोराइड कहिए चाहे क्लोरो बेंजीन कहिए, सेम चीज आएगी, क्लोरो बेंजीन। तो आप जब कभी भी डाइएजोनियम से बनाएंगे, तो इसमें आप क्या लगाएंगे, कॉपर क्लोराइड और HCl का यूज करेंगे। इसी तरीके से और एग्जांपल ले लेते हैं हम। यहाँ पे अब किसका यूज करने वाले हैं, सेम चीज है, मतलब N प्लस ट्रिपल बॉन्ड NCl माइनस। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग रिएक्शन करने के लिए जो कैटलिस्ट यूज किया जाएगा, अगर हमको Br चाहिए था, ब्रोमीन के पार्ट चाहिए, ब्रोमीन का एक कंपाउंड चाहिए, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम लोग, CuBr2 और प्लस HBr, ये यूज किया जाएगा। तो आपको जिस प्रकार कंपाउंड चाहिए उसी तरीके से हमको यूज करना पड़ेगा, ये चीज लिया जाएगा। और एक ध्यान रखेंगे, इसका बनेगा क्या, ये रिएक्शन करके बना देगा Br और प्लस N2 के रूप में बाहर निकल आएगा। तो इसमें कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखने का तरीका ये है कि क्लोरो एरीन बनाना हो या फिर क्लोरो ब्रोमीन बनाना हो, यहाँ ध्यान रखिए, इसको क्लोरो ब्रोमीन बनाने के लिए हमने लिया था, तो इसको लोग कहेंगे ब्रोमोबेंजीन। तो ब्रोमोबेंजीन कहिए, बेंजीन ब्रोमाइड कहिए, सेम चीज आएगी।
ये हमारा बनाने के लिए क्या था, ब्रोमो एरीन्स। ये ब्रोमो एरीन्स बनाने का तरीका है। इन दोनों को लिखने का एक ही तरीका है कि आप क्या इसके लिखेंगे, व्हेन, इसको अगर लिखना चाहें तो कैसे बनाएंगे, डिफिनीशन के रूप में। इसकी हम डिफिनीशन यहां लिख दे रहे हैं। अगर डिफिनीशन बनाए कि किस प्रकार से बनाया जा सकता है, तो डिफिनीशन ये रहेगी, व्हेन डाइएजोनियम salt are react with or react in presence of copper chloride or copper bromide and HCl, it produced हैलोएरिन्स। ठीक है, तो इस प्रकार से बनेगा। अब इसमें हैलोएरिन्स बनाने कॉपर से करेगा तो क्लोरोबेंजीन, और ब्रोमीन से करेगा तो ब्रोमोबेंजीन के रूप में बाहर निकलेगा, और एक बाहर से एक प्रोडक्ट निकलेगा जिसका नाम क्या होगा, आप उसका प्रोडक्ट का नाम लिखा, नाइट्रोजन गैस बाहर की ओर निकलेगी। ध्यान रखें ना कि इसमें केवल नाइट्रोजन गैस ही बाहर नहीं निकलेगी, साथ ही साथ इसमें जो आपका क्लोरीन है वो भी क्या करता है, बाहर की ओर रिप्लेस होता है, क्योंकि यहाँ ब्रोमीन है तो ब्रोमीन इसके साथ जुड़ेगा नहीं, जिसके वजह से क्लोरीन आपको बाहर निकला हुआ दिखाई देगा। इसमें की क्लोरीन ऑलरेडी बैलेंस करके बना ली जाती है, इसलिए यहाँ पे क्लोरीन हम बाहर की ओर नहीं निकालते हैं। क्लोरीन निकला रहेगा फिर भी वो चीजें सेम रहेगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर हमने ब्रोमो एरीन बनाया तब हमने दोनों सेम चीज ली, ठीक है। लेकिन अगर हम ब्रोमो के बाद आयोडो का बनाना चाहें तो आयोडो के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आयोडो के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज होगा वो चेंजेस होगा, उसका चेंज करना पड़ेगा आपको कैटलिस्ट को। और क्या बनेगा देख लेते हैं। तीसरी चीज आप बनाने जा रहे हैं आयोडो एरीन्स। तो आयोडो एरीन्स कैसे बनेंगे तो देख लेते हैं। हमारे पास होगा डाइएजोनियम सॉल्ट ही होगा, N प्लस ट्रिपल बॉन्ड NCl-, सेम चीज होगी। लेकिन आप यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सोल्यूशन यूज करेंगे। ध्यान रखेंगे कि पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सोल्यूशन लेंगे, और एक्वस सोल्यूशन को जब इसके साथ ट्रीट किया जाता है या रिएक्शन करवाई जाती है, तो रिएक्शन करवाने पर इसमें से आपको एक प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम क्या है, आयोडोबेंजीन। आयोडीन लग जाएगा, और प्लस जैसे इसमें से नाइट्रोजन गैस निकली, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी नाइट्रोजन गैस निकलेगी, सेम प्रोसीजर के रूप में। बट यहाँ का जो आई है ये तो यहाँ जुड़ गया, लेकिन के और यहाँ का सीएल क्या बना देगा, KCl के रूप में ये बाहर की ओर आ जाएगा, जिससे आपको एक नया कंपाउंड प्रिपेयर करके मिलेगा। तो ध्यान रखेंगे कि अगर आयोडो एरीन्स तैयार करना है तो आयोडो एरीन्स कैसे करेंगे, व्हेन, इसको लिखेंगे इस प्रकार से, व्हेन डाइएजोनियम salt react with या treated with potassium iodide in aqueous solution with aqueous solution of potassium iodide, it produce iodobenzene and iodobenzene, nitrogen gas and पोटेशियम क्लोराइड। तो ये चीजें यहाँ पर बनके आती हैं। तो इसको आप लिखना चाहें तो आपको रिएक्शन अगर याद रहेगी तो आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आसानी से। इसमें लिखने में कोई रिक्वायरमेंट नहीं की जाती, ये बहुत ज्यादा टफली हो जाता है। बस आपको इसमें याद होना चाहिए
कि हम लोग क्या यूज कर रहे हैं और किस प्रकार से ये काम कर रहा है। इसके बाद हम लोग दो चीजें बना चुके, डाइएजोनियम सॉल्ट का यूज करके तीन चीजें बनाई जा चुकी हैं, क्लोरोएरिन, ब्रोमोएरिन और आयोडेरिन। इसके बाद एक और आता है जिसका नाम क्या है, फ्लोरोएरिन्स। तो फ्लोरोएरिन्स बनाने का क्या तरीका है, ये फ्लोरोएरिन्स बनता कैसे है, तो इसके लिए हम एक अलग से रिएक्शन पढ़ते हैं और इस अलग से रिएक्शन के लिए हम यहाँ बात करेंगे। तो पहले इसमें आप बनाएंगे, जो हमारा ध्यान रखिए कि सारी की सारी रिएक्शंस जो हैं, ये सारी रिएक्शंस क्या है, ये सारी की सारी होल रिएक्शंस कहलाती हैं सैंडमायर रिएक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे बाइडेजोनियम सॉल्ट या जिसको लोग कहते हैं सैंडमायर रिएक्शन, तो सैंडमायर रिएक्शन के रूप में इसको पढ़ा जाता है। और सैंडमायर रिएक्शन में ये तीनों चीजें बनाई जाती हैं। तीनों चीजों, दो चीजों की बात कर लेंगे तो ये दोनों चीजें सेम तरीके से बनती है। अगर CuCl2 HCl और CuCl2 HBr के यूज करेंगे, क्लोरोब्रोमीन और ब्रोमोआयरिन का यूज करके अगर बनाएंगे तो सैंडमायर रिएक्शन के कैलकुलेटेड होगी, उसको कैलकुलेट करके रखेंगे। लेकिन हम जब तीसरा बनाते हैं तो उसमें कैटलिस्ट बदल देते हैं और जब बनाएंगे चौथा जिसको फ्लोरोएरिन्स के नाम से जाना जाएगा, तो उसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका अपन नोट्स तैयार करेंगे, हम लोग फिर आगे मिलते हैं। तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि फ्लोरोएरिन्स कैसे बनाए जाएंगे, वो भी डाइएजोनियम सॉल्ट का यूज करके। हम बता चुके हैं कि डाइएजोनियम सॉल्ट को ये एक पर्टिकुलर स्टेबल कंपाउंड नहीं होता, ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, इस वजह से हम इसको अलग अलग तरीके से किसी के साथ यूज कर सकते हैं। तो जब हम फ्लोरोएरिन्स बनाने की कोशिश करेंगे तो रिएक्शन की जाएगी, उस रिएक्शन का नाम होगा बाल्ज-सीएमएन रिएक्शन। तो बाल्ज-सीएमएन रिएक्शन के द्वारा हम एक फ्लोरोएरिन्स बनाने की कोशिश करेंगे कि कैसे बनाया जा सकता है। तो आइए शुरू करें और देखते हैं कि कैसे ये बनाया जाएगा। तो फ्लोरोएरिन जब बनाने की प्रोसीजर शुरू की जाएगी तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग डाइएजोनियम सॉल्ट बनाना पड़ेगा। और डाइएजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है, जब एनिलीन होता है तब। तो हम लेंगे पहले एनिलीन लेंगे जिसमें NH2 लगा होगा ऊपर पैरा पोजीशन पे। और जब एनिलीन लिया जाएगा तो इसके साथ हम रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, जो कैटलिस्ट यूज होगा। तो जैसे हम लोग वहां पे क्या लेते थे, सोडियम नाइट्रेट यूज किया गया था, ठीक, यहाँ पर भी सोडियम नाइट्रेट यूज होगा। लेकिन वहां पर हम लोग यूज किया था HBr या फिर HCl यूज किया था। लेकिन यहाँ भी यूज किया जाएगा हाइड्रोजन ब्रोमो टेट्राफ्लोराइड, ये यूज किया जाएगा। तो इसमें हम लोग टेट्राफ्लोराइड बोरेट के नाम से जानते हैं इसको हम लोग, तो टेट्राफ्लोरोबोरेट कहिए या फिर हम इसको नाम दे देते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड टेट्राफ्लोराइड के नाम से भी जाना जा सकता है। तो ये जो रिएक्शन बनेगी ये आपका तैयार होगा। इसी को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। और हीट कितने पे देंगे, वही 273 केल्विन पर। अब इसको जब हीट किया जाएगा तो हीट करने से हमें क्या बनेगा, एक डाइएजोनियम सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा बताएंगे, तो ये बनेगा हमारा ये N प्लस फिर ट्रिपल बॉन्ड फिर N, यहाँ पे लग जाएगा BF4 के ऊपर माइनस का एक पार्ट लगेगा, क्योंकि अब यहाँ पे क्या होगा, पूरा का पूरा H अलग हो जाएगा लेकिन BF4 पूरी तरह से काम करेगा। अब जब आपने बना लिया पूरी की तरह से सॉल्ट, ठीक है, तो इस सॉल्ट को बनाने के बाद क्या करेंगे, अगर इसको हमें एक फ्लोराइड के रूप में कन्वर्ट करके रखना है तो बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसको बस आप इसे हीट कर दीजिए। और जैसे आप इसको हीट करते हैं तो हीट करने पर यहाँ का जो नाइट्रोजन होगा बाहर की ओर निकल जाएगा, इसका जो BF3 होगा वो बाहर की ओर निकल आएगा और एक फ्लोरीन बच जाएगा, तो बना देगा इसको फ्लोरोएरिन्स। तो यहां बनेगा ये F, यहां से निकल आएगा N2 और बाहर आ जाएगा इसके साथ BF3। ठीक है, तो इस प्रकार से तीन चीजें बनाई जाती हैं और जो हम लोग इसमें आप पढ़ते हैं, इसीलिए हम इसको रिएक्शन कहते हैं बाल्ज-सीएमएन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। इसका अगर नेमिंग की जाए तो नेमिंग आप देख सकते हैं। तो इसको लिखा कैसे, पहले ये देख लेते हैं इसको लिखेंगे कैसे। लिखने का तरीका ये है कि अगर इसको बनाया जाए तो कैसे बनेगा, तो इसको करेंगे when aniline are treated with sodium nitrate plus HBF4
at 273 Kelvin it produce a कंपाउंड ऑफ, ये क्या करता है, कंपाउंड बनाता है जिसका नाम होता है डाई एजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, इसका नाम है। और प्रोड्यूस अ कंपाउंड ऑफ, इसका नाम हो गया डाई एजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। ध्यान रखिएगा कि डाइएजोनियम क्यों कह दिया गया, डाइएजोनियम इसीलिए कहा गया क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स पाए गए और ये दोनों ट्रिपल बॉन्ड से अवेलेबल, इसे डाइएजोनियम कहा गया। फ्लोरीन लगा था तो इसको फ्लोरो कहा गया, 4 लगा तो टेट्रा कह दिया गया, बी लगा था बोरेट के नाम से जाना गया। तो इस प्रकार इसका नाम हो जाता है। तो डाइएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट के साथ ये कंपाउंड क्रिएट करेगा और जैसे ही ये कंपाउंड क्रिएट करेगा, produce a compound of diazonium tetrafluoroborate. This compound are heated at नॉर्मल टेम्परेचर। तो जैसे इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर आप इसे हीट करते हैं तो ये क्या बना देता है, ये पहले ही क्या बना के निकाल देगा, एक कंपाउंड बना देगा जिसका नाम होगा हीटेड एट नॉर्मल टेम्परेचर इट गिव्स फ्लोरो बेंजीन। ठीक है, तो ये फ्लोरोबेंजीन या फिर कह सकते हैं फ्लोरो एरीन्स के नाम से निकलेगा। तो एरीन आपका बेंजीन बनेगा। तो फ्लोरो एरीन बाहर निकालेगा, साथ ही साथ 2 चीजें और निकालेगा जिसमें हमें कोई मतलब बाई प्रोडक्ट लिखे या नहीं लिखे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन बनाएगा सोडियम और सही नाइट्रोजन और BF3 निकाल के बाहर देगा। तो इसको कहते हैं बोरियम ट्राई फ्लोराइड के नाम से जानते हैं और बेरियम ट्राई फ्लोराइड के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से रिएक्शन बनती है। ध्यान रखेंगे बाल्ट-सीजमैन रिएक्शन में हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं, नाम इसका होता है फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो हमने इसे क्या कर लिया है, ये बना लिया है और बनाने के बाद इसका थोड़ा लेबल कर देते, नाम लिख देते ताकि आपको पता चले कि क्या क्या चीजें लिखी गई हैं। तो आप याद नहीं, ये एनलीन है, एनलीन के बाद जब इसको रिएक्शन के बाद क्या बन के आएगा हमारा डाइएजोनियम टेट्राफ्लोरो बोरेट, ये निकल के आ जाएगा। फिर उसका जब आप बाहर निकालेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्लोरोबेरिन बेंजीन। तो ये फ्लोरोबेंजीन के नाम से बाहर की ओर निकल के आएगा जो आपका एक नया कंपाउंड क्रिएट होगा। तो ये रहा हमारा किस प्रकार से हेलो एरीन प्रिपेयर किए जाते हैं। तो हेलो एरीन बनाने के हो गए तरीके। अब हम इसको बात कर लेते हैं कुछ कैरेक्टर्स की, जो कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। उन प्रॉपर्टीज में क्या क्या चीजें होंगी, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। ध्यान रखेंगे कि बोर्ड एग्जामिनेशन में केमिकल प्रॉपर्टीज हेलो एरीन्स के ज्यादा पूछे जाते हैं और उसके लिए क्या क्या आपको याद करना है, इसके लिए आपको पढ़ना है। तो अब हम आप शुरू करने जा रहे हैं हेलो एरीन्स के पार्ट्स के, जो बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी की। तो इसका आप नोट्स बनाएंगे, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अब इसका नोट्स बना लेंगे और नोट्स बनाने के बाद अगली हेडिंग डाल के तैयार रहेंगे जिसका नाम होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स। तो हम लोग फिर से आ गए हैं और बात कर लेते हैं हेलो एरीन्स की। तो हेलो एरीन्स में हम लोगों ने इसके प्रिपरेशन की बात कर ली गई है। शुरू करने जा रहे हैं हेलो एरीन्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज की। और फिजिकल प्रॉपर्टीज किस प्रकार से लाइज करता है और इसके क्या क्या चीजें बात की गई हैं। तो ये शुरू करते हैं कि ये क्या क्या चीजें रहेंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो हेडिंग डालेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स, इसे हम रेज कर दे रहे हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स तो कैसे कैसे होंगे। तो यहाँ पहली बात कर लेते हैं इसके
पहली टॉपिक आएगी फिजिकल प्रॉपर्टी में। पहली चीज होती है स्टेट, कि कितने स्टेट के हो सकते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ जब बात करते हैं कि स्टेट क्या क्या होगा, तो अगर स्टेट की बात की जाए तो स्टेट में क्या है कि किस प्रकार देखेंगे, ज्यादा तौर पर ये लिक्विड हो सकते हैं या फिर क्रिस्टलाइन हो सकते हैं, सॉलिड, ठीक है। लिक्विड हो सकते हैं या क्रिस्टलाइन सॉलिड के रूप में काम करते हैं। अगर बात कर लेते हैं इनके कलर की, तो कलर इनका जो होता है, कलर जनरली ये अगर लिक्विड है तब ये कलरलेस रहेगा। अगर सॉलिड होता है तो सॉलिड पर डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट, ह्यूज अमाउंट या लेस अमाउंट है, उस पर डिपेंड करता है। जनरली लिक्विड में क्या होता है, कलरलेस, यही लिख देते हैं, दोनों स्पेलिंग सही होती हैं। तो कलरलेस होते हैं। तीसरी चीज क्या है, सॉल्युबिलिटी, किसमें किसमें सॉल्युबल होते हैं। अब सॉल्युबिलिटी देखा जाए तो अगर सॉल्युबिलिटी और डिसोल्युबिलिटी की बात करते हैं, किसके अंदर डिजोल्व होते हैं, तो जनरली ये वाटर के अंदर क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। बट और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर ये क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इन soluble in water but soluble in organic compound। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे बात कर लेते हैं एल्कोहल, सॉरी डाई एथिल एल्कोहल की बात कर लेते हैं, या बात कर लेते हैं डाई एथिल ईथर की बात कर लेते हैं, सब क्या होंगे, इनके अंदर ये सॉल्युबल होंगे। तो जैसे बात कर लेते हैं, यहाँ पे डाल लेते हैं, जैसे एथिल एल्कोहल, या हम बात कर लेते हैं डाई एथिल ईथर की। तो इन सभी चीजों में क्या होते हैं, ये लोग सॉल्युबल होते हैं, तो इनकी सॉल्युबिलिटी हो गई। अब बात करें सॉल्युबिलिटी होती क्यों है इसकी, या पानी में इनसॉल्युबल क्यों होता है। इनसॉल्युबिलिटी होने ना होने और इनसॉल्युबिलिटी होने की वजह से क्या क्या होती है कि वाटर में इनकी पोलैरिटी क्या होती है, बहुत कम होती है, और पोलैरिटी लो होने की वजह से ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं हो पाते, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड, जो वाटर के मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, उनको ब्रेक नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये वाटर में एग्जिस्ट नहीं कर पाते। ध्यान रखेंगे इसके नोट सॉल्युबिलिटी के क्यों डिपेंड करती है, या वाटर में इनसॉल्युबल क्यों होता है, तो नोट करके लिख लेंगे यहाँ पे, नोट करके, हैलोएरिन्स आर insoluble in water because it have low polarity and this property is not break the hydrogen bond in water molecule। तो ये लोग ये कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये चीजें हो जाती हैं। भाई अगर वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं कर पाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा नहीं तो किसके साथ जाके डिसॉल्व होगा। तो डिसॉल्व होने के लिए कहीं ना कहीं ब्रेकेबल होना चाहिए, जब तक आप उसमें जगह नहीं बनाएंगे तब तक उसके अंदर डिसॉल्व नहीं करवा सकते हैं। तो यह आपके पास हैलोएरिन्स के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके पास इनसॉल्युबिलिटीज वाटर के द्वारा है, लेकिन और वाटर में ये इनसॉल्युबल रहेंगे, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनके अंदर ये क्या होता है, आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं। अगली चीज चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग, इसका अगला टॉपिक होगा चौथा नंबर, जिसको हम कहेंगे डेंसिटी। तो डेंसिटीज क्या होती है आपको पता ही है कि डेंसिटी डिपेंड करती है कि आपके पास कितना वॉल्यूम है और कितना आपके पास एरिया लिया गया है। तो इस प्रकार से हम डेंसिटी को कवर करते हैं।
तो डेंसिटी अगर देखा जाए तो इनकी डेंसिटी जो हेलो एरिंज की डेंसिटीज होती है वो वाटर से क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दे आर हाईएस्ट डेंसिटी टू वाटर। तो ये वाटर से बहुत ज्यादा डेंसिटीज रखते हैं। इनकी डेंसिटी डिपेंड करती है कि जितना आप नंबर ऑफ साइज या हैलोजन की संख्या बढ़ाते जाएंगे तो हैलोजन की संख्या बढ़ने के साथ साथ ये क्या है, डेंसिटी बढ़ती चली जाती है। तो इसका हम लोग सिंपल से लिखेंगे कि इसमें जो डेंसिटी डिपेंड करती है, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हैलोजन्स। मतलब अगर हैलोजन की संख्या बढ़ाते जाएंगे किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में या उनके मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे तो क्या होता जाएगा, वो लगातार उनकी डेंसिटीज बढ़ती चली जाएगी। एक हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया C6H5F है, दूसरा C6H5Cl है। ठीक है, तीसरा दे रखा है C6H5Br और एक है C6H5I। ये आपके चार अलग अलग चीजें हैं। अब इन्हें पता करना है कि किसके पास ज्यादा है किसके पास कम है। तो ये नंबर ऑफ हैलोजन की बात की गई है। नंबर ऑफ हैलोजन के साथ साथ उनकी एटॉमिक मास पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, इसको नंबर ऑफ हैलोजन और साइज ऑफ हैलोजन। तो हैलोजन की साइज पर भी डिपेंड करेगा। तो इसमें देख सकते हैं किसकी साइज सबसे ज्यादा होगी। तो हमको साइज पता होती है, नंबर ऑफ एटॉमिक मास बढ़ने से तो एटॉमिक मास जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो इसकी साइज भी क्या होती जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो इस पर भी देख सकते हैं फ्लोरीन की कम होगी, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। तो इसका जो सब क्या कहते हैं चेन बनेगी, ये कह सकते हैं कि पूरी पूरी जो सीरीज बनेगी कुछ इस प्रकार से तैयार होगी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे डेंसिटी जिस पर डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है, उसके नंबर ऑफ हैलोजन्स पर या फिर नंबर ऑफ और साइज ऑफ हैलोजन पर डिपेंड करती है। ओके, तो अगले टॉपिक पर चलते हैं हम लोग 5वें नंबर पर, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट्स, तो मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो डिपेंड करता है हैलोजन की साइज पर भी डिपेंड करता है। ध्यान रखेंगे कि हैलोजन की साइज जितनी ज्यादा रहेगी उतना ही उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं। इस पर जो होगा मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं साइज ऑफ हैलोजन पर। तो इनका आप क्या किस प्रकार सीरीज बना सकते हैं भैया, सीरीज सेम नहीं रहेगी। हम अगर कोई भी ले लेते हैं, सपोज दैट कि हमने क्या लिया C6H5 हमने ले लिया, यहाँ पे आयोडीन हमने यहाँ पे ले लेते हैं C6H5Br, C6H5Cl, C6H5F। तो ये क्या करेगा, अब इसके साइज आप देख सकते हैं कि साइज किसकी सबसे छोटी होगी, फ्लोरीन की, और सबसे ज्यादा साइज किसकी बड़ी होगी, आयोडीन की। तो होगा क्या, आयोडीन बड़ा, फिर ये, फिर ये। तो इसकी एक सीरीज ये क्रिएट होगी। तो चाहे इसको बॉइलिंग पॉइंट आप कहेंगे चाहे मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे, दोनों चीजें सेम रहने वाली हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से काम करता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के अगर इस पर वर्केबल रहेंगे। अब हम लोग आगे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि और भी चीजें क्या क्या हो सकती हैं इसकी। तो बॉइलिंग पॉइंट हो गए, मेल्टिंग पॉइंट हो गए इसके। अब हम चर्चा करने जाएंगे कि इसी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट में जब दो बार हैलोजन्स लग जाते हैं, मतलब नंबर ऑफ हैलोजन बढ़ जाए, और नंबर ऑफ हैलोजन बढ़ने के साथ साथ मैंने बता रखा है कि जैसे हैलोजन बढ़ते जाएंगे तो इनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट चेंजेस होंगे, लेकिन पोजीशन पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। मैं यहाँ पे एक चीज ले लेता हूँ, नोट करके लिख लेंगे कि अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कोई सिंपल दे रखा है, जैसे एक एक यहाँ पे C6H5, C6H5, आयोडीन एक, ब्रोमीन एक, क्लोरीन एक और फ्लोरीन एक,
केवल एक एक लिया गया है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा लगा देंगे साइड ऑफ हैलोजन पर। लेकिन अगर बेंजीन रिंग पर पोजीशन डिपेंड कर जाए तो पोजीशन पर ये चीजें अलग अलग काम करती हैं। ठीक है, पोजीशन पे कैसे काम करती हैं यहाँ देखते हैं फिर। और एक बात ध्यान रखें, पोजीशन जितना ज्यादा ये दूर जाता जाएगा, अर्थात कोई आपको बेंजीन रिंग पे रखते हैं, मान लेते ये है कि जैसे ही आप मान लिया पे क्लोरीन लगा है, हम एक क्लोरीन यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, 2 क्लोरीन है, अब 2 क्लोरीन इसमें लगाया, एक और ले लेते हैं, एक क्लोरीन यहाँ लगाया और एक क्लोरीन यहाँ लगा दिया, और एक और ले लेते हैं, हमने यहाँ पे एक क्लोरीन लगा, यहाँ पर एक क्लोरीन लगा दिया है। ओके, तो जब ये सारी चीजें पाई गई तो पाने पर क्या डिपेंड करेगा, आप देख रहे हैं कि यहाँ क्लोरीन, यहाँ पर सारी चीज सेम सेम लगाई गई है, सब में बराबर है। लेकिन अगर बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट की चर्चा की जाए तो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट किसमें सबसे ज्यादा, किसमें सबसे कम होगा। तो जितना ज्यादा, अर्थात इसकी डिग्री जो है ये आर्थो मेटा पैरा, तो आर्थो मेटा पैरा जो दिया है, अगर आर्थो पे दिया है, मेटा पे है और पैरा, यहाँ पे देख रहे हैं आर्थो मेटा पैरा, ये आर्थो मेटा और ये पैरा। तो जितना ज्यादा ये बढ़ता जाएगा, अर्थात पैरे पे पैरा पे होगा, मेटा पे होगा या ऑर्थो पे होगा, तो उसके लिए अलग अलग कंडीशंस बनेंगी और इसके लिए आपके पास अलग अलग तो क्या कहते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की सीरीज निकल के आने वाली है। तो ध्यान रखेंगे आर्थो के पास सबसे ज्यादा होगा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, हाँ बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, इसके बाद मेटा पे उससे कम और पैरा पे सबसे कम रहेगा। क्लियर सी बात है। ओके, तो ये ध्यान रखेंगे। तो आर्थो पे सबसे ज्यादा, फिर मेटा, फिर पैरा। ओके, तो इस प्रकार से बॉइलिंग पॉइंट बनेगा और ठीक इसी तरीके से क्या बनता है आपका, तो ये बॉइलिंग पॉइंट होगी, सॉरी ये बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन जस्ट इसका उल्टा बनेगा मेल्टिंग पॉइंट का, मतलब ये बनेगा इसका जस्ट उल्टा मेल्टिंग पॉइंट। अगर नया क्लोरीन लगाया है और एक क्लोरीन यहाँ लगा दिया है और एक क्लोरीन यहाँ लगा करके, ये क्लोरीन लगाया, एक क्लोरीन यहाँ लगा दिया है और एक क्लोरीन ये करके, एक क्लोरीन यहाँ पर, एक क्लोरीन यहाँ लगा दिया है, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा किसके लिए, मेल्टिंग पॉइंट के लिए। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये डिपेंड करेगा इस तरीके से। ओके, तो जब बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा ऑर्थो का होता है, उसका मेटा का, फिर पैरा का। लेकिन कहीं कहीं पर आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं डिग्री पर, तो कहीं कहीं पर आप इसको ले सकते हैं ऑर्थो, पैरा और मेटा, ये चीजें आ सकती हैं। ठीक है, लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट की चर्चा क्या हो सर, मेल्टिंग पॉइंट की चर्चा की जाए तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इसमें आप केवल क्या करेंगे, पहले हमारे पास सबसे ज्यादा होगा मेटा के पास, फिर पैरा के पास, फिर उसके बाद ऑर्थो को, सॉरी ऑर्थो, मेटा और फिर पैरा, ये कुछ इस प्रकार से। क्लियर। तो पैरा सबसे ज्यादा, मेटा पे कम और ऑर्थो पे सबसे कम रहेगा, किसके लिए, मेल्टिंग पॉइंट के लिए। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक एक के लिए रहेगा, तब क्या होगा, साइज आप डिपेंड करता है इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पर। लेकिन अगर इसी चीज को हम क्या करते हैं, किसी बेंजीन रिंग पर दो दो चीजें लगा दी जाए, तब इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ऑर्थो पे ज्यादा, मेटा पे, फिर उसके सबसे कम पैरा पे। ऑर्थो, पैरा, मेटा ये रिक्वायर कर जाता है कि डिपेंड करता है कि किस प्रकार से लगे हैं। ये एक्सेप्शन पे कुछ चीजें आती हैं। अगर इसकी बात कर लेते हैं तो यहाँ पे या मेल्टिंग पॉइंट चर्चा की जाएगी तो पहले पैरा पे ज्यादा होगा, फिर मेटा, फिर उसके बाद सबसे कम ऑर्थो पर रहेगा। क्लियर सी बात है। तो हमारे पास अब यहाँ पे कितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज ये सारी चीज लिख दी गई है, स्टेट है, कलर है, सॉल्युबिलिटी है, डेंसिटी है और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किस प्रकार से वर्क करेगा। इसमें आप ध्यान रखेंगे कि सॉल्युबिलिटी आपको पूछी जाती है कि किस प्रकार से हैलोजन की सॉल्युबिलिटी किस प्रकार से वर्क करती है। तो क्योंकि ये वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाता है, क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर्टी नहीं होती है बॉन्ड को ब्रेक करने के, कि हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेक कर सके। तो आज हमने इसमें पढ़ लिया है कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। अगले टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज, जो काफी लेंथी सिलेबस है। तो अभी के लिए हम लोग
यहीं तक रहेंगे और इसके नोट्स तैयार करेंगे। अगले टॉपिक पर हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स की।